हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर आज हम हाजिर हैं फ्रेंड्स टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ डेली का डोज 4 जून के नाम से। इसमें समाहित होंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसको आप पूरी तरह से कवर कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमने एक नई चीज़ इसमें ऐड की है जिसके तहत आपको पहले हम लोग आज एक सुविचार पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों का सिलसिला जारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सुविचार है वो है, शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी होती है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो सुविचार है, आज का जो विचार है उसका अर्थ है, इसका तात्पर्य ये है कि आप अपने मेहनत के बल पे और शिक्षा के बल पे आप अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त कर सकते हो और समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने के लिए आप अग्रसर हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, शिक्षा और मेहनत यही ऐसी एक चाबी है, ये एक सुनहरी चाबी है, गोल्डन की है, जो आपके जीवन को एक नया आयाम देता है, जो आपको जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ये कथन है, ये जो विचार है, उसके आलोक में आप शिक्षा पे फोकस करें। आपकी अगर शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई है और आप स्वभाव से मेहनती हैं तो आप अपने बंद भाग्य के जो दरवाजे हैं उसे आप खोल सकते हैं और आप एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, आज हम क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस वर्ल्ड बाइसिकल डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, दिवस की बात कर रहे हैं, ये डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न हमेशा वनडे एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज का जो प्रश्न है वो वर्ल्ड बाइसिकल डे है और जो ऑप्शंस है आपके सामने, तो एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च, तीसरा ऑप्शन है 3 जून और चौथा ऑप्शन है 5 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है 3 जून। 3 जून को हम विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया है कि जब भी हम किसी दिवस की बात करते हैं तो उस विषय वस्तु जिस पे वो फोकस्ड होता है उसके संरक्षण की बात करते हैं, उसके प्रति लोगों को उसके प्रति जागृत करने की बात करते हैं और जिससे लोग उस दिवस के प्रति और उस विषय के प्रति सचेत हो सके और एक जनता में जागरूकता का भाव आ सके। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो विश्व साइकिल दिवस पे है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे साइकिल दिवस मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, जैसे कि आज का जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है जिसमें आप लोग देखोगे, इसमें जो लोग हैं उनका खान पान भी ठीक नहीं है और एक आइडल जैसे लाइफ जी रहे हैं लोग, तो इसमें स्वास्थ्य के प्रति लोग काफ़ी गंभीर नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी उदासीन होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप साइकिल चलाने की आदत डालते हो, जो साइकिल के जो फ़ायदे हैं, इससे आपकी एक्सरसाइज हो जाती है और आप जैसे एक भ्रमण करने के उद्देश्य से भी अगर सुबह का आधा 1 घंटा अगर आप साइकिल चलाने पे साइकिलिंग पे अगर आप देते हो तो इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो एक इको फ्रेंडली भी होता है। जो एक व्हीकल है जो इको फ्रेंडली है, इसमें किसी तरह के प्रदूषण की बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी उद्देश्य के साथ ये चीज़ें फोकस की जाती हैं और ये विश्व साइकिल दिवस जो है ये 3 जून को प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। तो इसके उद्देश्य की हमने बात की कि इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये एक सर्वोच्च संस्था है वैश्विक स्तर पे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसी की संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसका एक अलग ब्रांच है, एक उसका एक अलग एक संस्था है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के रूप में जानते हैं। तो वो 3 जून को विश्व साइकिल डे पे डेडिकेटेड होता है और इसे मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत ने किस अभियान के लिए
विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में भारत ने किस अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $200 मिलियन का ऋण के लिए समझौता किया है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो हम पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि आपके ऑप्शंस क्या है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा ऑप्शन है निर्मल भारत अभियान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आपको बता दें जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीय पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जिसे आप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से जानते हो। तो इसी अभियान के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है, जिसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो ये हम अगर बात करें एक घटनाक्रम की कि इसे कब लॉन्च किया गया, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है, ये एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि हम 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण पे हम ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स इसके पीछे इस दिवस, ये जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है, इसकी मंशा ये है, इसका उद्देश्य ये है कि जब ये लॉन्च किया गया था 2018 में, तो इसका उद्देश्य था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण पे ध्यान दिया जाए। तो इसी के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ भारत ने $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। और इस अभियान, इस प्रोग्राम के थ्रू कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ साथ उनके लिए लक्ष्य निर्धारण करने में भी मदद मिलेगी। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान का जो लक्ष्य है फ्रेंड्स, वो हम देखें तो ये है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों में बौनापन आ जाता है, वो कुपोषित होते हैं, उनको अल्प पोषण मिलता है। रक्ताल्पता की अगर हम बात करें, जिसमें उनमें खून की कमी हो जाती है, ये छोटे बच्चों और अक्सर महिलाओं और किशोरियों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसे कम करने के लिए इस तरह का जो अभियान है, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ये चलाया जाता है। और प्रति वर्ष अल्प वजनी जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों का अगर जन्म से उनका जो वेट होता है जो एक स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं होता है, तो इस तरह के जो बच्चे हैं उनके अल्प वजनी बच्चों में 2% की कमी लाने का उद्देश्य है इस अभियान के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के साथ हाल ही में भारत सरकार ने एक समझौता किया है जिसमें $200 मिलियन के ऋण की व्यवस्था है और उसे राष्ट्रीय पोषण अभियान के जरिए उसे कार्यान्वित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। तो फ्रेंड्स ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इन भारतीय तटरक्षक जहाज की, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिन्होंने हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है, उसका नाम क्या है, ये हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है वज्र, दूसरा ऑप्शन है सजग, तीसरा ऑप्शन है सुजीत और चौथा ऑप्शन है जगुआर। तो फ्रेंड्स इसमें मैं बता दूं आपको, जो सही आंसर है वो है सजग। सजग एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसे आप ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल के नाम से भी जानते हो। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो हम अगर बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हमारे देश में अभी वर्तमान में हैं, उनका नाम आप सबको पता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनका नाम है अजीत डोभाल, जिन्होंने हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया है। और ये तटरक्षक जो जहाज होते हैं और ओपीवी जो व्हीकल्स हैं, उनमें ये तीसरा क्रम है। अगर हम बात करें तो आईसीजी जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इस तरह के प्रश्न वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी और इसमें 5 अपतटीय गश्ती जहाज है जिन्हें आप ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल के नाम से जानते हो। तो ये 5 जहाज में ये तीसरा है। तो बाकी जो 4 हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, बाकी जो 4 जहाज हैं इस तरह के, उनके नाम है सक्षम, सुजीत, सार्थक और सचेत। ठीक है, और इसमें अगर हम सजग को मिला दें तो ये 5 ओपीवी जो जहाज हैं, अब तटीय गश्ती जहाज, ये कुल मिला के 5 हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जानकारी के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी, जिसे हाल ही में 29 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो NSA आप जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होते हैं, तो उन्होंने 29 मई को भारतीय तटरक्षक जहाज़ सजग को संचालित किया और ये इस श्रृंखला का तीसरा जहाज़ है। और सजग के बारे में अगर हम और बात करें, अतिरिक्त जानकारी की अगर हम बात करें, तो सजग गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण भी वहीं पे हुआ है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगर हम इसके टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें उन्नत तकनीक है और संचार उपकरणों से ये लैस है और इसमें मॉडर्न नेविगेशन है और सेंसर्स भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये एक अपने तरह का आधुनिक श्रेणी का अपतटीय गश्ती जहाज है। तो फ्रेंड्स, आपको इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है सजग, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न हमेशा डिफेंस सेगमेंट से पूछे जाते रहे हैं, तो इसमें आपको ये नाम याद रखना होता है। अक्सर इनके नाम को लेके कन्फ्यूजन होती है, तो आपको ये नाम याद रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये सेंट्रल जो कैबिनेट है उससे रिलेटेड है, जिन्होंने अभी मंजूरी प्रदान की है टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश और चौथा है मालदीव। तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आपका उत्तर होगा मालदीव। अभी हाल ही में मालदीव के साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया गया है और समझौते के अनुरूप एक JWG ज्वाइंट वर्क ग्रुप है, उसका एक गठन किया जाएगा जो कार्यनीति और कार्यक्रम बनाने में सहयोग करेंगे। और ये जो संयुक्त कार्य समूह होता है, इसकी बैठक साल में एक बार बारी बारी से मालदीव में तथा भारत में आयोजित की जाती है। और इस समझौते ज्ञापन की विशेषता ये है कि ये दोनों देश के बीच टिकाऊ शहरी विकास, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि वह कौन सा देश है जिसके साथ अर्बन डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में समझौता किया है, तो वो आप मालदीव इसका नाम याद रखोगे। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि ऐसे अनाथ बच्चों के नाम 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे। ये सावधि जमा किए जाएंगे 5 लाख रुपए अनाथ बच्चों के नाम से, और वैसे बच्चे जिनके माता पिता में से कम किसी एक की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इस महामारी के दौर में जो हमारा देश इस महामारी का दंश झेल रहा है, इससे हमने काफ़ी जान और माल की क्षति हुई है और इस व्याधि के चपेट में आकर कई परिवारों ने अपने लोगों को खोया है। तो इसी क्रम में हमारे देश में आप देखेंगे कि विभिन्न राज्य हैं जो अलग अलग तरह की घोषणाएं, सहायता राशि और पैकेज की बात कर रहे हैं कि अपने लोगों की मदद की जा सके इस विषम परिस्थिति में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह का ये जो सरकार की अभी एक घोषणा की गई है, तो ये कौन सी राज्य सरकार की घोषणा है जिसमें अनाथ बच्चों के नाम पर 5 लाख रुपए सावधि जमा किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो आपको मैं आंसर बता दूं, इसमें जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 5 लाख रुपए अनाथ बच्चों के नाम सावधि जमा करने की घोषणा की गई है, जिनके पेरेंट्स की, माता या पिता, दोनों में से किसी एक की अगर मृत्यु हो गई है, वो काल कवलित हो गए हैं इस कोरोना महामारी के वजह से, तो उनके बच्चों को, जिसके वजह से जो अनाथ हो गए हैं, उनके बच्चों के नाम पे 5 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। सावधिक जमा योजना है ये, और इन बच्चों को 1125 रुपये का मासिक भत्ता भी मिलेगा इसके अतिरिक्त। तो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो आप सबको पता है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने ये घोषणा की है हाल ही में। और ये जो सहायता होगी, ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित सहायता के अतिरिक्त होगी। ये एक स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और ये राज्य सरकार की एक पहल है।
तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन का जिक्र किया है। तो मालदीव उसमें देश था जिसके साथ हम सतत शहरी विकास का एक समझौता एग्रीमेंट किए थे, और यहाँ पे और वो दूसरा कौन सा देश है जिसके साथ इस तरह का एग्रीमेंट किया गया है, वो है अभी जो प्रश्न है आपके सामने, उसमें हमें पता करना है कि वो कौन सा देश है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा जापान। तो आपको मैं सही आंसर बता दूं, इसका जो सही उत्तर होगा वो है जापान। तो हम जापान के साथ भी सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय जो कैबिनेट है उसने अभी समझौते को मंजूरी दी है हाल ही में। तो इसके माध्यम से इसके पीछे जो उद्देश्य है वो है क्या है, तो वो रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगी। अगर शहरी विकास की हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एक सस्टेनेबल विकास कब होता है? जब सारी चीज़ें जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी अर्बन इम्यूनिटीज़ जो आप लोग जानते हैं, अर्बन इम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसमें वो सारे चीज़ हो जाते हैं जिसमें आधुनिकीकरण किया जाता है, एक सस्टेनेबल विकास की बात की जाती है, शहरीकरण की बात की जाती है। तो इसमें रोजगार की भी बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न होती है। तो ये रोजगार सृजन के अवसर के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। तो ये हाल ही में भारत और जापान के बीच इस तरह का समझौता किया गया है, जिससे इसका जो मुख्य उद्देश्य है इस समझौते का कि भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये एक स्टेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है और हम बात कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट की, जहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आप सबको पता है। तो उन्होंने बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए आरक्षण की बात की है मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में। तो वो कितने प्रतिशत होगी? तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 33% और चौथा ऑप्शन है 30%। तो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के लिए जो आरक्षण की योजना और परसेंटेज की घोषणा की गई है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो है 33%। तो 33% आरक्षण की घोषणा की गई है बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, कि लड़कियों को, बालिकाओं को मेडिकल कॉलेजों में और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण प्रदान की जाएगी, जिससे वो भी अपना एक नया मुकाम हासिल कर सकेगी और उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर चलते चलते हम बात करें कि बिहार में महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात करते हैं, तो इससे पहले पंचायत चुनाव में बिहार सरकार की ये घोषणा की गई थी कि 50% आरक्षण महिलाओं को दी जाएगी पंचायत चुनाव में, जिससे राजनैतिक रूप से उनका उन्नयन किया जाए, उनका उत्थान किया जाए, राजनैतिक रूप से वो सशक्त हो सके। फिर अगर हम बात करें अन्य सेवाओं की, तो पुलिस सेवाओं में भी 35% आरक्षण की बात की गई है, और 35% की आरक्षण जो है वो पुलिस सर्विसेज में भी है, और अन्य सेवाएं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं उनमें बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो है 35%। तो इस तरह से बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके थ्रू बालिकाएं, लड़कियां जो हमारे समाज की हैं, वो आगे आएंगी और अपने सपनों को साकार करेंगी। तो राज्य सरकार के इस कदम से जो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज है, उस क्षेत्र में लड़कियों की संख्या में वृद्धि होगी और उनका इस क्षेत्र के प्रति एक रुझान डेवलप होगा और उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी पहल है, जिससे बिहार का जो महिला साक्षरता की हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इस तरह की जो योजनाएं होती हैं, इस तरह की जो पहल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, इससे ही महिलाएं अपने एक जो उनका
जिस परिवेश में वो रह रही हैं, अगर हम बिहार जैसे स्टेट की बात करें तो बिहार एक पिछड़ा स्टेट के रूप में माना जाता है, धीरे धीरे इसमें वृद्धि हो रही है। तो बालिकाओं को भी, जिससे लिंग भेद में भी कमी आए, लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके और स्त्रियों की भी जो समाज में एक स्थिति हो वो एक सम्मानित प्रतिष्ठित तरीके से अपना जीवन निर्वहन कर सके और एक स्वतंत्र रूप से, समान रूप से वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और समाज के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व है उसे वो बखूबी निभा सके। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो पीसीएस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें जेपीएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन अभ्यर्थियों के लिए। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस, इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे, निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर एक हम दिवस की बात कर रहे हैं जिसमें किसी एक विषय वस्तु को फोकस किया जाता है और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, लोगों में एक जन जागृति का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस पे अगर हम ध्यान दें तो पहला ऑप्शन है 10 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 1 जून, तीसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 20 जुलाई। तो आपको मैं बता दूं, इसका जो सही आंसर है जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है वो है 1 जून। 1 जून को हम वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल चाइल्ड डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। और अगर इसके हम इतिहास की बात करें तो रूस में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार वर्ष 1949 में 1949 में मनाया गया था और इसका निर्णय मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय महिला लोकतांत्रिक संघ की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, उसमें इस तरह का निर्णय लिया गया। और 1 जून 1950 को विश्व भर के 51 देशों में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पहली बार मनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका उद्देश्य है बच्चों के जो अधिकार हैं उसके प्रति सजगता प्रदान की जाए और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए और लोगों का ध्यान इस विषय के प्रति आकृष्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि बच्चों के जो बालक होते हैं, बालक हो या बालिका हो, तो उनके अधिकारों में जैसे कि शिक्षा के अधिकार हम बात करते हैं, उनके पोषण की अधिकार की बात करते हैं, तो उनके जो भी अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए, उनके प्रति एक जन जागृति फैलाने के लिए इस तरह का दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाए जाने की एक परंपरा रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 31 मई 2021 को किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें एक विशेष महानिदेशक पुरस्कार दिया जाता है। तो वो किसे प्रदान किया गया है हाल ही में, और विषय क्या है? तो वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अभी बीते कुछ दिनों पहले 31 मार्च को हम नो टोबैको डे, हमने प्रश्नों पे चर्चा भी किया था कि नो टोबैको डे के रूप में मनाते हैं। तो इसी टोबैको के नियंत्रण के लिए, एक वैश्विक स्तर पे तंबाकू के नियंत्रण के लिए जो योगदान दिया गया है उस क्षेत्र में, उसे देखते हुए WHO ने विशेष महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और वो व्यक्ति कौन है उन्हें हमें पता लगाना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्हें WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार से नवाजा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ी इसकी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वैश्विक स्तर पे तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने के लिए WHO ने इन्हें विशेष महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन के लिए। और इन्हें यह पुरस्कार ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के उनके जो प्रयास किए गए हैं, जो तंबाकू को रोकने के लिए, टोबैको के निषेध के लिए, जैसे कि ई सिगरेट और तंबाकू के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इस तरह की जो पहल की गई है तंबाकू निषेध के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। तो अगर हम बात करें कि WHO की जो ये पुरस्कार है, ये 6 क्षेत्रों में प्रत्येक
6 जो WHO के द्वारा जो निर्धारित क्षेत्र हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को या संगठन को तंबाकू नियंत्रण के लिए उनकी उपलब्धियों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष अगर इसके हम विषय की बात करें, इसके थीम की बात करें, तो वो था कमिट टू क्विट। ठीक है, मतलब छोड़ने के लिए प्रतिबद्धता। क्या छोड़ने के लिए? तो तंबाकू छोड़ने के लिए। और फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम जिस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो उसमें जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू उत्पादों का जो नियमित रूप से सेवन करते हैं, वो लोग काफ़ी बड़े डेंजर जोन में और एक बड़े थ्रेट है उनके ऊपर कि उनमें ये संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो जो व्यसनकारी लोग होते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनको ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे अगर हम सिगरेट की बात करें, तो अभी जो कोरोना महामारी से हम गुजर रहे हैं, तो वो लंग्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट वो करता है, उस पर ज़्यादा प्रभाव डालता है और लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आप देखते हैं कि कैसे हमारे देश में एक माहौल बन गया था कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पड़ गई, अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी पड़ गई। तो ये जो तंबाकू उत्पाद, सिगरेट पीते हैं लोग, तंबाकू खाते हैं, तो उन लोगों को इस महामारी में भी जान का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो किसी भी रूप में तंबाकू उत्पादों की हमें पूरी तरह से निषेध करना चाहिए और इसकी अवहेलना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि WHO का जो विशेष जो पुरस्कार है, WHO महानिदेशक का जो विशेष पुरस्कार से नवाजा गया है, वो किसे दिया गया है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं भारत सरकार के। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। मई 2021 में 43वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप में किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो GST परिषद की बैठक हुई है, GST काउंसिल की बैठक हुई है वर्चुअल रूप में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अभी महामारी के दौर में कोई भी अगर बैठक, सम्मेलन की आयोजन किया जा रहा है तो वो वर्चुअल रूप में की जा रही है, क्योंकि सशरीर कोई वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता है और एक जगह ज़्यादा लोगों को संगठित होने की मनाही है, क्योंकि इस बीमारी में जैसे कि जो नॉर्म्स हैं, जो जिन चीज़ों का हमें सावधानियाँ बरतनी है, उसमें इस तरह के बैठक सम्मेलन आयोजित नहीं किए जाएंगे, तो वो वर्चुअल रूप में संपन्न किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं GST परिषद की बैठक की। तो GST परिषद क्या है? GST काउंसिल की अगर हम बात करें, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया था, तो GST काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जब GST हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 जो पारित किया गया था हमारे देश में, इसके द्वारा GST देश में लाया गया। और ये 2016 की बात है और इस पे अंतिम रूप से 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान की थी। तब से GST का अस्तित्व सामने आया। तो फ्रेंड्स, ये तो बैकग्राउंड की बातें थी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की? जो वर्चुअल मीटिंग हाल ही में GST के 43वें परिषद की जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, दूसरा ऑप्शन है अमित शाह, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ कांत और चौथा ऑप्शन है शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो सही आंसर है वो है निर्मला सीतारमण। ये आपको याद रखना है कि GST की जो 43वीं GST परिषद की जो बैठक हुई है हाल में, तो उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने हाल ही में की है और इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो GST परिषद जो है ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर GST दरों में बदलाव और GST कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों के संदर्भ में सिफारिश करता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोविड-19 के राहत संबंधी उपाय और इससे संबंधित कई निर्दिष्ट वस्तुएं हैं, जिनमें आती हैं मेडिकल असिस्टेंस, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स की बात करें, और फिर नैदानिक मार्कर परीक्षण किट की बात करें। और तो इन सब चीज़ों पे जो कोविड-19 के जो उपकरण हैं, जो निर्दिष्ट वस्तुएं हैं, इन सब चीज़ों से IGST से पूर्ण तरह से छूट दी गई है और सिफारिश की गई है GST परिषद की द्वारा कि इन सब चीज़ों पे पूर्ण रूप से छूट प्रदान की जाए। और इस छूट की जो वैधानिक समय सीमा है वो है 31 अगस्त 2021 तक यह छूट वैलिड रहेगा।
तो फ्रेंड्स, ये जो बैठक की गई, ये कोविड-19 से संबंधित व्यक्तिगत वस्तुओं को शीघ्र राहत देने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित किया जाए। इस बैठक में जो तत्व सामने आए, जिस पे डिस्कशन किया गया, जो सिफारिशें की गई कि कोविड-19 संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं जिनसे शीघ्र राहत देने की आवश्यकता है, और पोस्ट कोविड के जो माहौल है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उन पर एक समूह, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक गठन करने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमने टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पे चर्चा किया, और आशा करते हैं कि आप सभी को आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह हम रोज़ आपकी सेवा में हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे डेली के डोज के नाम से टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को, जिससे आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकोगे एग्जाम में, जो काफ़ी वाइटल रोल प्ले करेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप हमारे साथ रोज़ बने रहिए डेली के डोज के नाम से, जो हमारा ये सेशन चलता है उसमें, और आशा करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग जुड़े और इस चर्चा को एक और विस्तृत रूप दें, और मैक्सिमम संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं इजाज़त चाहूँगा, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में बने रहने के लिए, देखने के लिए, और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।